अंटार्कटिका दुनिया का सबसे ठंडा, सबसे बर्फीला और सबसे ड्राई कॉन्टिनेंट, जहां पर हर तरफ बर्फ ही बर्फ है। अर्थ के इस कोल्डेस्ट प्लेस पर कोई इंसानी बस्ती नहीं है, लेकिन यहाँ इंसानों के दोस्त कहे जाने वाले पेंगुइन जरूर हैं। एक, दो या चार नहीं, बल्कि हजारों पेंगुइन्स, क्योंकि ये बर्फीली दुनिया इनका घर है। हाँ, सच में, जहां हम इंसान और बहुत से जानवर सरवाइव नहीं कर सकते, उसी अंटार्कटिका को इन पेंगुइन्स ने अपना घर बनाया है, क्योंकि इनके लिए यहाँ पर वो सब कुछ है जो एक घर में होता है। रहने की जगह, खाना, परिवार, पड़ोसी और फुर्सत। इसलिए ज्यादातर पेंगुइन्स अंटार्कटिका और उसके आसपास के इलाकों में ही रहा करते हैं। ये पेंगुइन दिखने में कितने क्यूट और फ्रेंडली लगा करते हैं, ये तो सबको पता है। लेकिन पेंगुइन कितने यूनिक है, इनमें कितना कुछ खास है, ये जानना तो अभी बाकी है। ब्लैक एंड व्हाइट कॉम्बिनेशन के स्किन कलर से आसानी से पहचाने जाने वाले ये पेंगुइन किस तरह चलते हैं, क्या और कैसे खाते हैं, इनकी स्विमिंग स्किल्स कैसी हैं, ये कैसे बर्फ के बीच में सरवाइव कर पाते हैं, इनकी फैमिली लाइफ कैसी होती है, ये कौन से चैलेंजेस को फेस करते हैं, ऐसा ही और भी बहुत कुछ आप आज पेंगुइन पर बेस्ड इस डॉक्यूमेंट्री में जानने वाले हैं। तो चलिए हमारे साथ पेंगुइन की बर्फीली और खूबसूरत दुनिया को एक्सप्लोर करने infinitystream.tv पर। पेंगुइन एक्वेटिक फ्लाइटलेस बर्ड्स हैं, यानी ऐसी बर्ड्स जो उड़ नहीं सकती, और ये बर्ड्स अपनी जिंदगी का लगभग 75% टाइम पानी में बिताती हैं। इन्हें देखकर अक्सर मैमल समझ लिया जाता है, जबकि ये बर्ड है, मैमल नहीं। इनके पास मैमल्स की तरह हेयर या फर नहीं होते, बल्कि बर्ड्स की तरह फेदर्स होते हैं। मैमल्स की तरह ये बच्चों को जन्म नहीं देते, बल्कि ये अंडे देते हैं। इनके पास विंग्स तो होते हैं, लेकिन वो फ्लिपर्स की फॉर्म में होते हैं, जो कि तैरने के काम आते हैं, उड़ने के नहीं। लेकिन इससे पेंगुइन को शायद ही कोई फर्क पड़ता होगा, क्योंकि उनकी नजरें तो आसमान की तरफ नहीं होती, बल्कि समुद्र की तरफ होती है। इन्हें बर्फीले पानी में गोते लगाने में बहुत मजा जो आता है, और फिर ये शानदार स्विमर्स भी तो होती हैं। इनकी बॉडी शेप इन्हें एक्सपर्ट स्विमर बनाती है, और इनकी बॉडी पर मौजूद टाइटली पैक्ड ऑयली फेदर्स कड़कड़ाने वाली ठंड में भी इन्हें गर्म बनाए रखते हैं। ये शाइनी फेदर्स पेंगुइन की स्किन से पानी को दूर रखते हैं, तभी तो पानी में लंबा समय बिताने के बाद भी पेंगुइन की अक्सर सर्दी जुकाम नहीं होती। बहुत सी बर्ड्स के कंपैरिजन में पेंगुइन की बॉडी पर बहुत ज्यादा फेदर्स होते हैं, जो लगभग 100 फेदर्स पर स्क्वायर इंच होते हैं। ये बॉडी को पूरी तरह कवर करते हैं और हवा और पानी को अंदर नहीं जाने देते। बॉडी में फैट की एक थिक लेयर ब्लबर भी होती है, जो कि इनकी बॉडी को गर्म रखती है। इनकी बैक का कलर ब्लैक होता है और बेली का व्हाइट। ये ब्लैक एंड व्हाइट का कॉम्बिनेशन इन पर बहुत सूट करता है, और एक बार को देखकर ऐसा लगता है जैसे ये पेंगुइन्स किसी पार्टी की थीम को फॉलो करते हुए ब्लैक एंड व्हाइट ड्रेस में तैयार हुई है। लेकिन इस कॉम्बिनेशन का पर्पस किसी पार्टी थीम से मैच करने से कहीं ज्यादा खास है, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन पेंगुइन्स के लिए कैमोफ्लेज का काम करती है। पानी में तैरते समय और खाने की तलाश में पानी की गहराइयों में जाने पर ये कलर्स पानी की सरफेस और डेप्थ से मिल जाते हैं। ऐसे में पेंगुइन के शिकारियों के लिए आसपास मौजूद पेंगुइन्स का पता लगाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, और बहुत हद तक पेंगुइन पानी में अपना बचाव कर पाती हैं। पेंगुइन की कुछ स्पीशीज में डिफरेंट मार्किंग्स और कलरेशन भी होते हैं, जो कि उन्हें अलग पहचान देते हैं। पेंगुइन के बच्चे और एडल्ट पेंगुइन्स की बॉडी मार्किंग्स भी डिफरेंट हो सकती हैं। अक्सर बच्चे एडल्ट से डल दिखाई देते हैं, और उनकी बॉडी पर एडल्ट्स जैसी मार्किंग्स आने में 1 साल से ज्यादा का समय लग सकता है। स्पीशीज के अकॉर्डिंग पेंगुइन्स के कलर्स और पैटर्न्स में भी काफी अंतर मिलता है। इसके बावजूद एक पेंगुइन का लार्ज हेड और शॉर्ट नेक होती है। इसकी बिल यानी चोंच की बनावट शिकार के अकॉर्डिंग लंबी और नुकीली भी हो सकती है, और छोटी और मोटी भी। जनरली जिन पेंगुइन्स की मेन डाइट फिश होती है, उनकी बिल लंबी और पतली होती है, और जो स्पीशीज मेनली क्रिल से अपना पेट भरती हैं, उनकी बिल छोटी और मोटी होती है। एक जिंदा शिकार को निगलने के लिए इनके मुंह में नुकीली कांटेदार संरचना भी होती है। पेंगुइन के लेग्स शॉर्ट होते हैं, लेकिन ये बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। इनके वेब्ड फीट होते हैं, जो कि पानी में आसानी से तैरने के लिए जरूरी है। इनके लेग्स की पोजीशन की वजह से ये आसानी से सीधे खड़े हो पाते हैं और वॉक भी कर सकते हैं। वैसे इनकी वॉक कुछ कुछ हम जैसी ही दिखाई देती है, हाँ, लेकिन वॉक करते समय ये ज्यादा क्यूट नजर आते हैं। ये जंप करना भी जानते हैं और बर्फ पर भागना भी।
बर्फ पर स्लाइड करने में भी ये काफी माहिर होते हैं। इनकी आइस का कलर स्पीशीज के अकॉर्डिंग डिफरेंट हो सकता है। जैसे एम्परर पेंगुइन की 2 स्मॉल रेडिश ब्राउन आइज होती हैं, वहीं लिटिल ब्लू पेंगुइन की ब्लूइश ग्रे आइज होती हैं। इन आइज की बदौलत पेंगुइन अंडर वाटर भी क्लियर देख पाते हैं और लैंड पर भी। इनका बायनोक्यूलर विजन होता है और इनकी आइज पर निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन पाई जाती है जो कि आइज को प्रोटेक्ट करती है। पेंगुइन के कानों पर एक्सटर्नल ईयर फ्लैप्स नहीं पाए जाते, लेकिन इनकी हियरिंग कैपेसिटी अच्छी होती है। हालांकि ये मरीन मैमल्स जितनी क्यूट नहीं होती। इनकी टेल शॉर्ट, स्टिफ और वेज शेप लिए होती है। पेंगुइन्स की डिफरेंट स्पीशीज के बेस पर इनकी डिफरेंट साइज और वेट होते हैं और वजन 1.5 किलो से 45 किलो तक होता है। जनरली पेंगुइन्स में सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म नहीं पाया जाता, यानी मेल और फीमेल पेंगुइन एक जैसे ही दिखाई देते हैं। हालांकि कुछ स्पीशीज में मेल और फीमेल पेंगुइन में अंतर देखा जा सकता है, जैसे क्रेस्टेड पेंगुइन जिनमें मेल ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं और उनकी चोंच भी फीमेल से ज्यादा लंबी होती है। पेंगुइन स्पेनिसिफॉर्मिस ऑर्डर से बिलोंग करती है। वर्ड पेंगुइन एक कंपाउंड वर्ड है जो कि 2 वेल्श वर्ड्स पेन और ग्विन से बना है। इनका मतलब होता है हेड और वाइट। माना जाता है कि पहले पेंगुइन नाम इन्हीं के सिमिलर एक बर्ड ग्रेट ऑक को दिया गया था, जिसके बिल के पास एक व्हाइट पैच था और जो आज एक्सटिंक्ट हो चुकी है। साइंटिस्ट का मानना है कि पेंगुइन्स आज से लगभग 65 मिलियन सालों पहले फ्लाइंग बर्ड से डाइवर्ज हुई हैं। जैसे जैसे पेंगुइन के एंसेस्टर्स ओशनिक एनवायरनमेंट में ढलते गए, वैसे वैसे उनकी बॉडी में स्ट्रक्चरल चेंजेस हुए और वो डाइविंग और स्विमिंग के लिए अनुकूलित होते चले गए और इस तरह उनके फ्लाइंग अडेप्टेशंस लॉस्ट हो गए। इसलिए वो ना उड़ने वाली ऐसी बर्ड बनकर रह गए जो तैर सकती है। इस प्लेफुल बर्ड पेंगुइन की 18 स्पीशीज होती है जो मेनली सदर्न हेमिस्फीयर में रहती है। सदर्न हेमिस्फीयर के हर कॉन्टिनेंट पर पाई जाती है पेंगुइन्स, खासकर एंटार्क्टिका और उसके आसपास मौजूद आइलैंड्स पर। लेकिन कुछ पेंगुइन्स अफ्रीका, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अमेरिका के ठंडे तटों पर भी रहा करती हैं। जैसे टाइनी ब्लू पेंगुइन्स ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में पाई जाती हैं। अफ्रीकन पेंगुइन अफ्रीका में रहती है और गलापेगस पेंगुइन्स इक्वेटर के नॉर्थ में, यानी गर्म इलाके में पाई जाने वाली अकेली पेंगुइन है। पेंगुइन्स ओशंस और कोस्ट्स पर रहा करती हैं। ये इलाकों में रहना पसंद करती हैं जहां ज्यादा लैंड प्रेडेटर्स ना हो, ताकि इन्हें होने वाले खतरे बहुत कम हो सकें। ये अक्सर ऐसे ठंडे पानी के आसपास रहती हैं जिसमें इनके लिए खाने की प्रचुर मात्रा मौजूद हो। पेंगुइन की 18 डिफरेंट स्पीशीज शेप और साइज में अलग अलग होती हैं, लेकिन इन सबकी ब्लैक बॉडी और व्हाइट बेली ही होती है। इनमें से कुछ कॉमन पेंगुइन स्पीशीज के बारे में जाने तो ये है एम्परर पेंगुइन, किंग पेंगुइन, येलो आइड पेंगुइन, गलापेगोस पेंगुइन, अफ्रीकन पेंगुइन, फियोर्डलैंड पेंगुइन और लिटिल ब्लू पेंगुइन। इनमें से एम्परर पेंगुइन टॉलेस्ट और हेवीएस्ट पेंगुइन स्पीशीज है। ये पेंगुइन्स अपनी पूरी लाइफ अंटार्कटिक आइस पर ही बिताते हैं। इनकी लेंथ 39 इंच और वेट 45 किलो तक होता है। इनके चेस्ट और ईयर्स पर येलो मार्किंग्स होती है जो कि इन्हें बेहद खूबसूरत और अलग ही पहचान देती है। वैसे किंग पेंगुइन भी कुछ कम नहीं होती। एम्परर पेंगुइन के आइडेंटिफाई होने से पहले इन्हें ही तो लार्जेस्ट पेंगुइन स्पीशीज समझा जाता था, इसलिए इन्हें किंग पेंगुइन नाम दिया गया था। लेकिन साल 1884 में यानी 1884 में एम्परर पेंगुइन के आइडेंटिफाई होने के साथ ये बन गई सेकेंड लार्जेस्ट पेंगुइन स्पीशीज। लेकिन आई थिंक इससे इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा होगा, क्योंकि किंग तो ये हैं ही और दिखने में बहुत हद तक एम्परर पेंगुइन्स जैसे ही दिखाई भी देते हैं। ज्यादातर सब एंटार्क्टिक आइलैंड्स पर रहने वाले ये पेंगुइन्स अपने अपर चेस्ट पर मौजूद येलो ऑरेंज फेदर्स की वजह से आसानी से पहचाने जा सकते हैं। वहीं येलो आइड पेंगुइन की पहचान उसकी आंखें हैं, जिनका कलर येलो होता है। इनकी आईज के अलावा इनके येलो आई बैंड्स और येलो फेदर्स भी होते हैं, जो कि हेड के अपर पार्ट को कवर करते हैं। ये पेंगुइन की एक रेयर स्पीशीज है जो न्यूजीलैंड में पाई जाती है। और गलापेगस पेंगुइन वो अकेली पेंगुइन है जो इक्वेटर के नॉर्थ में गलापेगस आइलैंड्स पर रहती है। इसके आई से चिन तक व्हाइट फेदर्स का एक सी शेप्ड बैंड पाया जाता है, जो कि इसे पहचानने में मदद करता है। इसी तरह अफ्रीकन पेंगुइन की भी अपनी अलग पहचान होती है। सदर्न अफ्रीकन वाटर्स में रहने वाली इस पेंगुइन की बॉडी का ब्लैक एंड व्हाइट कॉम्बिनेशन पेंगुइन के कॉमन शेड से अलग होता है। इसकी आंखों के ऊपर पिंक पैचेस होते हैं और ब्लैक फेशियल मास्क भी होता है।
जिसके जरिए इसे आइडेंटिफाई किया जा सकता है। इसी तरह फियोर्डलैंड पेंगुइन को उसके इम्प्रेसिव येलो क्रेस्टेड आईब्रोज से पहचाना जा सकता है। इसे फियोर्डलैंड क्रेस्टेड पेंगुइन भी कहा जाता है। ये न्यूजीलैंड के रेन फॉरेस्ट में रहने वाली पेंगुइन की स्पीशीज है, जो टवाकी नाम से भी मशहूर है। और अब बात आती है सबसे छोटी पेंगुइन स्पीशीज की, जो है लिटिल पेंगुइन। न्यूजीलैंड की नेटिव ये पेंगुइन अपने ब्लूइश ब्लैक फेदर्स की वजह से लिटिल ब्लू पेंगुइन भी कहलाती है। पेंगुइन की कितनी सारी स्पीशीज है और हर एक अपनी अलग पहचान भी रखती है। कोई कोल्ड क्लाइमेट में रहती है तो कोई वार्म क्लाइमेट में, और ये जैसे रीजन्स में रहती है उसी के अकॉर्डिंग इनकी बॉडी पर फैट और फेदर्स होते हैं। यानी वार्म रीजन्स में रहने वाली पेंगुइन स्पीशीज के कंपैरिजन में कोल्डेस्ट रीजन्स में रहने वाली पेंगुइन्स के लॉन्ग फेदर्स और थिक बॉडी फैट होता है, ताकि ठंड में वो हमेशा प्रोटेक्टेड रह सके। इन पेंगुइन्स का इंटरनल टेम्परेचर 37 से 39 डिग्री सेल्सियस तक ही रहता है, भले ही बाहर कितना भी बर्फीला मौसम हो और इनकी बॉडी पर भले ही बर्फ की चादर बिछ जाए, लेकिन अंदर से इनकी बॉडी गर्म ही बनी रहती है। और फिर फेदर्स भी तो बॉडी पर इस तरीके से ओवरलैप होते हैं कि हवा और पानी दोनों की ही बॉडी के अंदर नो एंट्री होती है। टफ कोल्ड वेदर्स में पेंगुइन की बॉडी को फेदर्स कितना ज्यादा प्रोटेक्ट करते हैं, ये बात शायद पेंगुइन्स जानते हैं, इसीलिए अपने फेदर्स का ख्याल रखना कभी नहीं भूलते। ये अपनी चोंच से फेदर्स को साफ करते हैं और इनकी टेल के बेस में मौजूद ग्लैंड, जो कि ऑयल सिक्रीट करती है, उसे पूरे फेदर्स पर फैलाना भी याद रखते हैं। और ऐसा करने से फेदर्स लंबे समय तक अच्छी कंडीशन में बने रहते हैं। फेदर्स के कंट्रीब्यूशन को समझने वाले पेंगुइन सनलाइट की इंपॉर्टेंस को भी अच्छे से समझते हैं। इसलिए जैसे ही इनके बर्फीले इलाकों में सूरज निकलता है, ये अपने बैक को सूरज की तरफ कर लेते हैं। ऐसा करके ये हीट को बॉडी में अब्सॉर्ब कर लेते हैं, जिससे बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है और सर्दी को सहन करना थोड़ा और आसान हो जाता है। ठंड में रहते हुए बॉडी हीट को कंजर्व करने का एक और तरीका आता है इन्हें, हडलिंग, जिसका इस्तेमाल ये बर्फीले तूफानों के दौरान करते हैं। बॉडी हीट को कंजर्व करने के लिए एम्परर पेंगुइन्स को ऐसा करते हुए देखा जाता है, जब 6000 से भी ज्यादा मेल पेंगुइन्स एक झुंड बना लेते हैं, ताकि पास पास रहने से उन्हें गर्मी मिल सके। ये सोशल थर्मो रेगुलेशन की एक फॉर्म है। इस ग्रुप के सेंटर का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जा सकता है। तो ऐसे में इस ग्रुप के सेंटर में खड़े पेंगुइन्स साइड्स की तरफ आते जाते हैं, ताकि वो ओवर हीट ना हो सके, और साइड्स पर और बाहर की तरफ खड़े पेंगुइन्स अंदर की तरफ मूव करते रहते हैं, जिससे कि उन्हें हीट मिल सके। ऐसा करने से हर पेंगुइन को सफिशिएंट हीट मिल जाती है और उनके फीट पर रखे एग्स भी गर्माहट से सुरक्षित बने रहते हैं। ये एग इनके फीट पर कैसे आता है, ये हम आगे जानने ही वाले हैं। लेकिन पहले ये तो मान ले कि पेंगुइन्स बहुत ही स्मार्ट होते हैं। इतनी कड़कड़ाती ठंड और बर्फीले तूफानों से निपटने का इनका ये तरीका वाकई में बहुत ही खास है। वैसे पेंगुइन्स की स्मार्टनेस इनकी टबॉगनिंग में भी नजर आती है। असल में पेंगुइन को वॉडल करने में यानी लैंड पर वॉक करने में काफी टाइम लग जाता है। इनकी स्पीड फास्ट नहीं होती, तो ऐसे में अगर इन्हें जल्दी से लॉन्ग डिस्टेंस कवर करना हो तो ये क्या करती हैं? टबॉगनिंग यानी ये अपने पेट के बल बर्फ पर स्लाइड करते हुए आगे बढ़ने लगती है। इस टाइम ये अपने फीट और फ्लिपर्स की मदद से आगे मूव करती हैं और जल्दी से स्लाइड करती हुई लंबी दूरियां तय कर लेती हैं। एक पेंगुइन को यूं स्लाइड करते हुए देखना बहुत ही मजेदार लगता है। ये ऐसा दिखाई देता है जैसे पेंगुइन खेल रही हैं और उन्हें बहुत मजा आ रहा है। आई होप कि इनका ये एक्सपीरियंस ऐसा ही होता हो। वैसे पेंगुइन्स को बर्फीले पानी में स्विम करते हुए देखना भी एक शानदार अनुभव से कम नहीं होता। इन्हें देखकर लगता है जैसे ये भरपूर मजा ले रही हैं। इन्हें पानी इतना पसंद है और फिर इनका खाना भी तो इसी पानी से मिलने वाला है। पानी में रहते हुए पेंगुइन्स के फ्लिपर्स इन्हें अच्छी स्पीड देते हैं और ये आसानी से तैर पाती हैं। लार्जेस्ट पेंगुइन यानी एम्परर पेंगुइन 14 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तैर सकती हैं, जबकि मीडियम साइज की पेंगुइन्स के लिए ये स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर तक रहती है। वहीं लिटिल पेंगुइन 1.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तैरती है और ये सबसे छोटी है। ज्यादातर पेंगुइन्स 30 से 60 फीट की डेप्थ तक डाइव कर सकती है, जबकि लार्ज पेंगुइन्स जैसे कि किंग पेंगुइन 300 फीट तक गोता लगा सकती है और एम्परर पेंगुइन 1700 फीट की गहराई तक पहुंच सकती है। इस टाइम एम्परर पेंगुइन अपनी ब्रेथ को 30 मिनट तक होल्ड कर सकती है, वहीं किंग पेंगुइन 7 मिनट तक अपनी ब्रेथ को होल्ड कर सकती है।
इनसे स्मॉल स्पीशीज 4 मिनट तक अपनी ब्रेथ को होल्ड रखते हुए डाइव करती हैं। इस टाइम पेंगुइन्स अपनी हार्ट रेट को स्लो कर लेती हैं, जिससे बॉडी का ऑक्सीजन यूज कम हो जाता है और वो आसानी से लंबे टाइम तक ब्रेथ होल्ड कर पाती है। अंडर वाटर रहते हुए अपने लंग्स में स्टोर ऑक्सीजन का भी यूज कर सकते हैं। और जब इन्हें तेजी से स्विम करना होता है तो ये पॉपोज करते हैं, यानी अंडर वाटर स्विम करते हुए ये हर 50 से 100 मीटर की दूरी पर पानी से बाहर जंप करते हैं और 1 से 2 सेकंड हवा में फ्लाई करके फिर से डाइव करते हैं। ये नजारा देखने में ना बड़ा ही खूबसूरत होता है, लेकिन ऐसा करने के पीछे पेंगुइन का एक खास पर्पस होता है, सांस लेना। पर्पस के जरिए पेंगुइन सांस लेती है और अपनी हाई फॉरवर्ड स्पीड को भी मेंटेन रख पाती है, ताकि समुद्री शिकारियों से उसकी दूरी बनी रहे और वो अपने चारों तरफ की कंडीशन पर भी नजर रख सके। इस टाइम ये 7 से 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड को मेंटेन रखते हुए ब्रीदिंग कर सकती है। प्रोपोजिंग एक डिफेंस मैकेनिज्म की तरह भी काम करता है, क्योंकि शिकारी के लिए एक ऐसी तैरती हुई पेंगुइन को पकड़ना मुश्किल होता है जो जल्दी जल्दी सरफेस से ऊपर गायब हो रही हो। ऐसे में अंडर वाटर प्रेडेटर कंफ्यूज हो जाता है और पेंगुइन को होने वाला खतरा कम हो जाता है। लेकिन हर पेंगुइन स्पीशीज ऐसा नहीं करती, खासकर लार्ज पेंगुइन्स जैसे एम्परर पेंगुइन, जिसे ऐसा करते हुए नहीं देखा जाता, और किंग पेंगुइन्स भी ऐसा कभी कभार ही करती है। पॉपोइस की तरह ही एक और जबरदस्त नजारा तब भी देखा जा सकता है जब पेंगुइन्स, खासकर अडेली पेंगुइन, पानी से लैंड पर जंप करती है। ये जंप ना वाकई में कमाल का होता है, इतना कमाल का कि इस पर जोरदार तालियां बजनी चाहिए। इस टाइम इन पेंगुइन्स को देखकर लगता है जैसे ये पानी के बाहर उड़ रही हो, क्योंकि ये हवा में 6 फीट तक का जंप लेकर पानी से बाहर किसी बर्फीली चट्टान या बर्फीली जमीन पर आती है। इस टाइम इनका कूल एटीट्यूड और जंप के लिए कॉन्फिडेंस भी अच्छे से देखा जा सकता है। पानी में लंबा समय बिताने वाली पेंगुइन्स खाना तो समुद्र से ही ले लेती हैं, साथ ही पीने के पानी का इंतजाम भी यहीं से करती हैं। अब यूं तो समुद्र का पानी खारा होता है, लेकिन पेंगुइन्स के पास इसका भी सॉल्यूशन है, क्योंकि इनकी आंखों के नीचे ऐसी ग्लैंड्स पाई जाती हैं जो कि बॉडी से सॉल्ट की ज्यादा मात्रा बाहर निकाल देती हैं। अब इसका एडवांटेज लेना पेंगुइन को अच्छी तरह आता है, इसलिए ये बेफिक्र होकर सी वाटर पी लेती हैं और इनकी ग्लैंड्स पानी में मौजूद एक्स्ट्रा सॉल्ट को ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में इनकी बिल पर जमा कर देती हैं, जहां से ये इस सॉल्ट को हटा देती हैं। अब जिस सी वाटर से इन्हें खाना और पानी दोनों मिलते हैं, उसमें रहना तो इन्हें पसंद होगा ही। वैसे इन पेंगुइन्स को अपनों के साथ रहना भी काफी पसंद होता है और साथ रहने की इम्पोर्टेंस भी ये अच्छी तरह जानते हैं। इन सोशल बर्ड्स को पता है कि साथ रहकर हर प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है और मिलकर के खुशियों का जश्न भी मनाया जा सकता है। इसलिए तो ये कॉलोनीज में रहते हैं। इनकी बहुत बड़ी बड़ी कॉलोनीज होती है जिसमें हजारों पेंगुइन्स देखे जा सकते हैं। इतने लार्ज ग्रुप में रहने के इनके अपने रीजंस हैं, जैसे ठंडे इलाकों में गर्माहट पैदा करने के लिए, शिकारियों को चकमा देने के लिए और बच्चों को हमेशा प्रोटेक्टेड रखते हुए अपने हम उम्रों के साथ बड़ा करने के लिए। शिकार करने के लिए भी इन्हें साथ की जरूरत होती है, इसलिए ये साथ रहते हुए ही तैरती हैं और खाती हैं। ये कार्निवोरस होती हैं जिनकी मेन डाइट फिश, स्क्विड और krill से पूरी होती है। खाने को लेकर पेंगुइन की डिफरेंट स्पीशीज में झगड़ा होते हुए नहीं देखा जाता, क्योंकि हर स्पीशीज की अपनी अलग मेन्यू लिस्ट होती है, जिसमें से कुछ फूड आइटम दूसरी स्पीशीज से मैच करते हुए होते हैं और कुछ एकदम अलग। ऐसे में इन्हें खाने की मात्रा के लिए कॉम्पीट करने की जरूरत नहीं पड़ती और ये पीसफुली ही बड़ी शांति से रह पाती है। अंटार्कटिक और सब अंटार्कटिक के स्मॉल पेंगुइन स्पीशीज मेनली krill और स्क्विड्स खाती हैं, वहीं एम्परर और किंग पेंगुइन्स फिश और स्क्विड्स खाना प्रेफर करती हैं। शिकार के समय ये पेंगुइन्स अपने विजन पर डिपेंडेंट होती हैं और हम्बोल्ट और चिनस्ट्रैप जैसी पेंगुइन्स स्पीशीज का स्मेल सेंस भी इन्हें खाने तक पहुंचने में मदद करता है और जैसे ही इन्हें शिकार नजर आता है, ये उसे अपनी बिल में पकड़कर तैरते हुए ही निगल जाते हैं। इनके स्पाइनी टंग और पावरफुल जबड़े फिसल कर बचने वाले शिकारों पर अच्छी पकड़ बनाते हैं। ये पेंगुइन्स, खासकर एम्परर पेंगुइन, स्टोन्स भी खाते हैं। 2-4 नहीं बल्कि 2 से 3 किलो तक स्टोन खा जाते हैं ये पेंगुइन्स। ऐसा माना जाता है कि बॉयंसी को रिड्यूस करने के लिए और हंगर सेंसेशन को कम करने के लिए ये ऐसा करते हैं। और ऐसा भी माना जाता है कि हार्ड फूड को डाइजेस्ट करने में मदद के लिए ये स्टोन्स खाते हैं। और फिर इनका टेस्ट सेंस भी तो पुअर होता है,
इसलिए स्टोन्स खाने में इन्हें कोई खास दिक्कत नहीं आती होगी। खाने के दौरान पानी में साथ रहने वाले पेंगुइन्स आइसलैंड पर भी साथ ही रहते हैं, जो कि एक अच्छी बात है। लेकिन इतने हजारों की भीड़ में ये अपनी फैमिली को कैसे पहचानते होंगे? ये अपने स्मेल सेंस का सही इस्तेमाल करना जानते हैं। खाने को ढूंढने में मदद करने वाला स्मेल सेंस अपने लिए सूटेबल मैट ढूंढने में भी इनकी हेल्प करता है। भीड़ में अपने साथियों को तलाशने में भी साथ देता है और अपने बच्चों तक भी पहुंचा सकता है। इस सेंस के अलावा इनका वोकलाइजेशन भी बहुत ही पावरफुल होता है, जो कि इन्हें अपने मैट और बच्चों को पहचानने में मदद करता है। हर एक पेंगुइन की अपनी अलग आवाज होती है, जिसे सुनकर उसके फैमिली मेंबर्स उसे पहचान लेते हैं और उसी के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड करके एक साथ आ जाते हैं। वैसे ब्रीडिंग सीजन आने पर पेंगुइन्स का साथ कुछ खास होता है और इस दौरान इनका बिहेवियर भी अलग हो जाता है। कई पेंगुइन स्पीशीज ब्रीडिंग सीजन में पानी के किनारे पर आकर अपने घोंसले बनाती हैं, जिन्हें रुकरीज कहा जाता है। इन रुकरीज में सैकड़ों से हजारों पेंगुइन्स हो सकती हैं और ये सैकड़ों वर्ग किलोमीटर तक फैले इलाके होते हैं। कुछ पेंगुइन स्पीशीज ऐसी भी हैं जो हर साल अपनी ब्रीडिंग ग्राउंड्स तक पहुंचने के लिए 100 किलोमीटर तक का सफर तय करती हैं, जैसे एम्परर पेंगुइन जो मार्च महीने में अपने कोस्टल होम को छोड़ देते हैं और ब्रीडिंग ग्राउंड्स तक पहुंचने के लिए अंटार्कटिका की बर्फीली हवाओं, तूफानों और अंधेरे को पार करते हुए आगे बढ़ते जाते हैं। ये बहुत तेजी से नहीं चल सकते, इसलिए इस सफर में इन्हें काफी समय लग सकता है, लेकिन इन्हें इसकी परवाह नहीं। ये चलते जाते हैं और पेंगुइन की पूरी कॉलोनी एक साथ अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचती है, जहां पहुंचकर हर एडल्ट पेंगुइन अपने लिए मैट ढूंढने का टास्क शुरू कर देता है। पेंगुइन एक ब्रीडिंग सीजन में एक पार्टनर के साथ रहते हैं और अगले ब्रीडिंग सीजन में ये अपना पार्टनर बदल भी सकते हैं और उसी सेम पार्टनर के साथ भी हो सकते हैं। तो ये पूरी तरह इनकी चॉइस और इनकी स्पीशीज पर डिपेंड करता है। पेंगुइन का ब्रीडिंग सीजन विंटर में आता है और इस सीजन में ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करने की पूरी कोशिश करते हैं। एम्परर पेंगुइन्स में एक मेल पेंगुइन बेली स्लाइडिंग के जरिए फीमेल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है और एक बार जब फीमेल का अटेंशन मिल जाए तो फिर वो हेड वेविंग करता है, अपने सिर को ऊंचा करके साइड टू साइड मूव करते हुए ये वोकल कॉल्स निकालता है, नेक को स्ट्रेच करता है और अपने विंग्स को फ्लैप करता है। इसकी ये परफॉर्मेंस ना केवल फीमेल पेंगुइन को अट्रैक्ट करती है, बल्कि इसकी ओवरऑल फिटनेस को भी शो करती है। फीमेल को ये छोटे स्टोन्स भी ऑफर कर सकता है, जो कि एक तरह के गिफ्ट ही होते हैं। अब ये फीमेल पेंगुइन की मर्जी है कि वो इन स्टोन्स को एक्सेप्ट करे या ना करे। गिफ्ट में दिए जाने वाले इन स्टोन्स का मतलब ये माना जाता है कि मेल फीमेल से ये कह रहा है कि एग इंक्यूबेशन के टाइम वो एग्स का पूरी तरह ख्याल रखने के काबिल है, इसलिए फीमेल को उसे अपने पार्टनर के रूप में चुन लेना चाहिए। अगर फीमेल को ये गिफ्ट्स और मेल पेंगुइन की परफॉर्मेंस पसंद आ जाते हैं तो वो ब्रीडिंग पार्टनर्स बन जाते हैं। वैसे अपने लिए मैट ढूंढना इनके लिए आसान तो बिल्कुल भी नहीं है। इन्हें बहुत एफर्ट्स करने के बाद सूटेबल मैट मिला करते हैं। ऊपर से इन्हें कई बार कंपटीशन भी फेस करना पड़ता है। तो जब कई फीमेल्स एक मेल के लिए फाइट करने लगती हैं और फ्लिपर्स के जरिए एक दूसरे पर हमला करने से भी नहीं चूकती, इसके बावजूद जो मेल और फीमेल पेंगुइन्स स्ट्रॉन्ग बॉन्ड शेयर करते हैं, वो ही इस ब्रीडिंग टाइम में साथ रहते हैं। आखिर उन्होंने बहुत मेहनत से एक दूसरे को चुना होता है, तो किसी भी कंपटीशन को बीट करना उन्हें आता है। अपने बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए ये पेयर साथ में टाइम स्पेंड करता है, एक दूसरे के फेदर्स की प्रीनिंग करता है और साथ मिलकर के मूवमेंट्स और वोकलाइजेशंस में इंगेज रहता है। एम्परर और किंग पेंगुइन्स की कांटेक्ट कॉल काफी लाउड होती है, इसे 1 किलोमीटर दूर से भी सुना जा सकता है। इनकी डिस्प्ले कॉल जो पार्टनर्स के बीच होती है वो काफी कॉम्प्लेक्स होती है और एक दूसरे को पहचानने में मदद करती है। वहीं इनकी थ्रेट कॉल सिंपलेस्ट होती है, बहुत ही सिंपल होती है, जो अपनी टेरिटरी को प्रोटेक्ट करते समय ये निकालते हैं। इस कॉल के जरिए ये अपने साथियों को शिकार की खबर भी देते हैं और इनकी एगनिस्टिक कॉल बताती है कि 2 पेंगुइन्स में लड़ाई या टकराव हो गया है, जो अक्सर ब्रीडिंग सीजन में ज्यादा होता है। ब्रीडिंग के लिए पेंगुइन का सेक्सुअली मैच्योर होना जरूरी है और पेंगुइन्स स्पीशीज के अकॉर्डिंग 3 से 8 साल की उम्र तक आते आते सेक्सुअल मैच्योरिटी गेन करते हैं। एम्परर पेंगुइन में फीमेल 5 साल की उम्र में और मेल 6 साल की उम्र में सेक्सुअली मैच्योर होते हैं। कई हफ्तों की कोर्टशिप के बाद एक फीमेल एम्परर पेंगुइन एक सिंगल पेयर शेप्ड एग प्रोड्यूस करती है, जो कि हल्के हरे सफेद रंग का होता है।
ये एग लगभग 5 इंच लंबा और 3 इंच चौड़ा होता है। इसका वजन 515 ग्राम तक होता है और ज्यादातर पेंगुइन्स का एग इंक्यूबेशन पीरियड 35 से 40 दिनों का होता है, जबकि एम्परर पेंगुइन के एग्स का एवरेज इंक्यूबेशन पीरियड 64 दिन का होता है। और इस एग इंक्यूबेशन में दोनों ही पार्टनर्स बराबरी की हिस्सेदारी रखते हैं। एग प्रोड्यूस करने के प्रोसेस में मदर पेंगुइन का वजन काफी कम हो जाता है और इस टाइम उसकी बॉडी पर बहुत ही कम फैट बचा होता है, तो ऐसे में उसे तुरंत खाने की तलाश में समुद्र में जाना जरूरी हो जाता है। इसलिए ये मदर पेंगुइन अपने एग को फादर पेंगुइन के फीट पर बहुत ही सावधानी से रखती है ताकि फादर पेंगुइन उसे इंक्यूबेट करे और वो समुद्र में जाकर अपने खाने की कमी को दूर कर पाए। मदर पेंगुइन को समुद्र से आने में कई हफ्तों का समय लगता है, क्योंकि इस दौरान वो खाने को स्टमक में स्टोर करती है और अपने फैट लॉस को भी फिर से गेन करती है। इस दौरान फादर पेंगुइन अगले 64 दिनों तक एग को बड़े प्यार से सावधानी से अपने फीट पर संभालते हुए अपने ब्रूड पाउच में छुपा कर रखता है। ये पाउच फेदर्ड स्किन की बहुत ही गर्म लेयर होती है जो बच्चे को ठंड से बचाए रखती है और सेफ महसूस भी कराती है। अपने एग को संभालते हुए ये फादर इतने दिनों तक खड़ा ही रहता है और अपने जैसे दूसरे फादर्स के साथ मिलकर के हडलिंग करता है ताकि बर्फीली ठंड उसे और उसके बच्चे को कोई भी नुकसान ना पहुंचा सके। इस दौरान ये फादर भूखा ही रहता है और अपनी पार्टनर के समुद्र से लौटने का इंतजार कर रहा होता है ताकि उसके लौटते ही ये एग उसे सौंप सके और खुद खाने के लिए समुद्र में जा सके। कई बार मदर पेंगुइन के समुद्र से लौटने से पहले ही एग से चिक बाहर आ जाता है, तो ऐसे में फादर को ही इसे संभालना होता है। जन्म लेते ही इन बच्चों को पोषण की जरूरत होती है, लेकिन मदर पेंगुइन तो अभी तक लौटी नहीं। ऐसे में फादर एम्परर पेंगुइन अपने ईसोफेगस में मौजूद ग्लैंड में बनने वाले एक गाढ़े सफेद पदार्थ को बच्चे को पिलाता है, जिससे अगले 2 हफ्तों तक बच्चे को पोषण मिल जाता है। इस दौरान मदर पेंगुइन समुद्र से लौट आती है और बच्चे की आगे की जिम्मेदारी ले लेती है ताकि इतने दिनों से भूखे उसके पार्टनर को भी खाने का मौका मिल सके, जिसने कोर्टशिप से लेकर अभी तक कुछ भी नहीं खाया है, जिससे उसका वजन 45% तक कम हो गया है। फादर पेंगुइन समुद्र में चला जाता है और इस दौरान मदर पेंगुइन अपने खाए खाने को उगलकर अपने बच्चे को खिलाया करती है ताकि खाने को डाइजेस्ट करना बच्चे के लिए आसान हो सके। इस तरह अपनी ड्यूटीज को शेयर करते हुए ये पेरेंट्स अपने बच्चों को शुरुआती केयर देते हैं और फादर के समुद्र से लौटने के बाद ये दोनों पेरेंट्स मिलकर के अपने बच्चे की देखभाल करते हैं। एम्परर पेंगुइन्स के ये बच्चे जन्म के समय ऑलमोस्ट नेकेड ही होते हैं और कुछ हफ्तों के बाद इनके शरीर पर ग्रे कलर के फेदर्स आते हैं, तो ऐसे में शुरुआती समय में बच्चे को खास देखभाल की जरूरत होती है, जिसे देने में पेरेंट्स पूरा जोर लगा देते हैं। अपने बच्चे के बड़ा होने तक ये पेंगुइन कपल साथ ही रहा करता है, लेकिन इतनी ज्यादा पेरेंटल केयर और प्यार के बीच पलते हुए भी पेंगुइन का हर बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ नहीं रह पाता। इसके बहुत से कारण हो सकते हैं। कई बार अपने मेल पार्टनर के फीट पर एग ट्रांसफर करते समय फीमेल से एग टूट जाता है, तो कभी एक्सट्रीम वेदर कंडीशन सहन करना बच्चों के बस की बात नहीं रहती। कई बार इन्हें भरपेट खाना नहीं मिल पाता और कई बार शिकारी इन्हें अपना खाना बना लेते हैं। एंटार्क्टिक स्कूवर्स, शेथबिल्स और जाइंट पेट्रोल्स जैसे शिकारी बर्ड्स कमजोर और बीमार बच्चों पर हमला करती हैं। अक्सर अकेले होने पर बच्चों पर खतरा इतना ज्यादा बढ़ जाता है, जिसे रोकने के लिए पेरेंट्स बच्चों को क्रैश में रखते हैं। ये छोटे बच्चों का एक ग्रुप होता है जिसमें बहुत सारे बच्चे साथ रहते हैं। ऐसे रहने से उन्हें सेफ्टी मिलती है और गर्माहट भी। इस दौरान ये एक दूसरे से नई नई शरारतें भी सीखते होंगे जो इनकी ग्रोथ में मदद करती है। और फिर बच्चों ने अगर खेलकूद और शरारत नहीं की तो फिर कैसा बचपन। बच्चे जहां आपस में बातों में मशगूल रहते हैं, वहीं 1 या 2 एडल्ट पेंगुइन्स इस क्रैश को सुपरवाइज कर रहे होते हैं ताकि बच्चे ज्यादा शैतानी भी ना करे और कोई खतरा उनके आसपास भी ना फटके। और इस दौरान पेरेंट्स पेंगुइन्स समुद्र में खाने की तलाश में गए होते हैं और उनके बच्चों को यहाँ पर उनके 1 या 2 साथी क्रैश में संभाल रहे होते हैं। लेकिन क्या हो अगर एडल्ट्स, खासकर फीमेल पेंगुइन्स ही इन बच्चों की दुश्मन बन जाए। ऐसा होता देखा जाता है जब पेंगुइन्स में चिक अडॉप्शन और किडनैपिंग होती है। सुनने में ना ये काफी शॉकिंग आपको लग सकता है, लेकिन ये सब हार्मोन्स की वजह से होता है।
असल में ऐसी फीमेल पैंगविन्स जिनके बच्चे नहीं होते, वो जबरदस्ती दूसरे पैंगविन्स के बच्चे को किडनैप करना चाहती हैं। इस टाइम उनकी बॉडी में पेरेंटिंग हार्मोन का हाई लेवल होता है, जिसकी वजह से वो बच्चों को किडनैप करके उन्हें अपना बच्चा बनाने की कोशिश करती है। ये बच्चे 1 या 2 महीने के होते हैं और ऐसे खतरनाक अटेम्प्ट्स में कई बार नन्हे बच्चों की जान पर भी बन आती है। ये एक्सपीरियंस बच्चों के साथ उनके पेरेंट्स के लिए भी बहुत ही स्ट्रेसफुल रहता है। वो अपने बच्चे को हमेशा बचाने की पूरी कोशिश करते हैं, जिसमें बहुत बार सक्सेसफुल भी हो जाते हैं। तो कई बार इस वजह से उन्हें अपने बच्चे को खोना भी पड़ जाता है। अफसोस। लेकिन जो बच्चे इस टफ सिचुएशन में नहीं फंसते हैं और पेरेंटल केयर में प्रोटेक्टेड रहते हैं, वो बड़े होते हुए स्विमिंग स्किल्स सीखने लगते हैं, बर्फ पर गिरते, फिसलते और लुढ़कते हुए चलना सीखते हैं। इन बच्चों को तैरना शुरू करने में 4 महीने का समय लगता है, क्योंकि इस समय तक इनके शरीर पर मौजूद फ्लफी फेदर्स नहीं हटते और ऐसे फेदर्स के साथ तैरना पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि ये वाटरप्रूफ नहीं होते। इसलिए इन बच्चों को पानी में उतरने के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ता है। और जब इनके एडल्ट प्लूमेज यानी फेदर्स आते हैं जो कि वाटरप्रूफ होते हैं, ये तभी स्विम कर पाते हैं। ऐसे वाटरप्रूफ फेदर्स आने में 1 साल का समय लग जाता है, यानी 1 साल के होने पर एक पैंगुइन किड समुद्र में जा सकता है, तैर सकता है और खाने की तलाश भी कर सकता है। तो इस टाइम ये बच्चे अपने दम पर रहना शुरू कर देते हैं और जब ये 5 से 6 साल की उम्र में आते हैं तो ब्रीडिंग के लिए अपनी इन्हीं कॉलोनीज में लौट आते हैं। बच्चों की तरह हर एडल्ट पैंगुइन के भी नए फेदर्स आते हैं। इस प्रोसेस को मोल्टिंग कहते हैं। हर साल ब्रीडिंग सीजन पूरा होने के बाद ज्यादातर पैंगुइन स्पीशीज मोल्टिंग प्रोसेस से गुजरती हैं, जिसमें वो अपने सारे फेदर्स गिरा देती हैं। इसे कंप्लीट मोल्ट कहते हैं। गलापैगस पैंगुइन ऐसा साल में 2 बार करती है। पैंगुइन यूं तो प्रीनिंग के जरिए अपने फेदर्स का ख्याल रखते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें गुड फेदर्स के लिए मोल्टिंग की जरूरत पड़ती ही है। ये उनका एक नेचुरल प्रोसेस है जिसमें बॉडी से पुराने फेदर्स हट जाते हैं और उनकी जगह नए फेदर्स आने लगते हैं। इस मोल्टिंग प्रोसेस के दौरान पैंगुइन के फेदर्स वाटरप्रूफ नहीं रहते, इसलिए इस टाइम इनके लिए पानी से दूर रहना ही बेहतर होता है। और पानी से दूर रहने का मतलब खाने से दूर रहना, यानी इस टाइम ये फास्टिंग करते हैं। लेकिन फिक्र की कोई बात नहीं, क्योंकि इस मोल्टिंग टाइम की तैयारी तो ये पहले से ही करके रखते हैं, क्योंकि मोल्टिंग से पहले ये एक्स्ट्रा फूड खा लेते हैं जो कि फास्टिंग टाइम में इन्हें एनर्जी प्रोवाइड करता है। इनका ये मोल्ट 13 से 34 दिनों तक हो सकता है, जिसमें सबसे लंबा फास्टिंग पीरियड एम्परर पैंगुइन्स का ही होता है जो कि 34 दिनों तक चलता है, जिसके बाद इनकी बॉडी नए फेदर्स से ढक जाती है और ये तैयार हो जाते हैं समुद्र में फिर से जाने के लिए, शिकार करके अपना पेट भरने के लिए। और इस तरह इनकी ये लाइफ जर्नी यूं ही चलती रहती है। और इस सफर के दौरान ना केवल पैंगुइन के बच्चे बल्कि एडल्ट पैंगुइन्स को भी बहुत सारे रिस्क और चैलेंजेस को फेस करते हुए जीना होता है। पानी में लेपर्ड सील, फर सील, सी लायन, शार्क और किलर व्हेल्स इनका काम तमाम करने के लिए हमेशा फिराक में रहती है। तो जमीन पर फॉक्स, स्नेक्स और फेरल डॉग्स इनके अंडों और बच्चों पर घात लगाए रहते हैं। अब ऐसे में खुद का और अपने परिवार का बचाव करने के लिए पैंगुइन हमेशा अलर्ट रहते हैं। लेकिन शायद उन्हें ये पता नहीं कि जिन इंसानों के साथ ये फ्रेंडली बिहेव करते हैं वो भी उनके किसी शिकारी से कम नहीं है। सदियों से ऐसा होता आया है कि स्थानीय लोग पैंगुइन का शिकार करते रहे हैं और उनके अंडे भी चुराते रहे हैं। ये बर्ड्स बचाव में उड़ तो नहीं पाती और अपने भोलेपन की वजह से इंसानों को अपने लिए खतरा भी नहीं समझ पाती और हम इंसान इन्हें नुकसान पहुंचाते जाते हैं। यूं तो पैंगुइन के अंडे इकट्ठे करना साल 1969 में बैन कर दिया गया था, लेकिन इल्लीगल तरीके से ऐसा आज भी हो रहा है। इसकी त्वचा का यूज जब फैशन इंडस्ट्री में होने लगा तो डिमांड पूरी करने के लिए इसे मारा जाने लगा। इतना ही नहीं, ओवर फिशिंग के जरिए इसके शिकारियों की संख्या भी इतनी कम कर दी गई कि पैंगुइन्स के लिए पेट भरना ही चुनौती बन गया। और क्लाइमेट चेंज के जो साइड इफेक्ट्स पैंगुइन झेल रही है, जिसके चलते उसके रहने और खाने के इलाकों से बर्फ खत्म हो रही है, वो भी तो हम इंसानों की ही देन है। पैंगुइन्स के लिए ऑयल पोल्यूशन भी किसी चैलेंज से कम नहीं है। समुद्रों में फैले तेल से पैंगुइन के फेदर्स खराब हो जाते हैं। वो उतने वाटरप्रूफ नहीं रहते और ना ही उन्हें गर्म रख पाते हैं। तो ऐसे में ठंड पैंगुइन के सर्वाइवल के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन जाती है।
तो अब इतने सारे चैलेंजेस फेस करने वाली पेंगुइन की डिफरेंट स्पीशीज कैसे अपना बचाव करे? हालांकि इन्हें शिकार से लीगल प्रोटेक्शन दिया गया है और CITES इनके ट्रेड को रेगुलेट भी करती है। इसके बावजूद IUCN ने पेंगुइन की कई स्पीशीज को एंडेंजर्ड लिस्टेड किया है, जिसमें अफ्रीकन, गलापैगस, हम्बोल्ट जैसी कई पेंगुइन स्पीशीज शामिल हैं, जबकि पेंगुइन की बाकी स्पीशीज नियर थ्रेटन्ड और लीस्ट कंसर्न है। तो ऐसे में इन फ्रेंडली बर्ड्स को बचाने की जरूरत है। इसके लिए कई ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं, जैसे ग्लोबल पेंगुइन सोसाइटी, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, एंटार्क्टिक एंड सदर ओशन कोलिशन और एंटार्क्टिक रिसर्च स्टेशंस। लेकिन इसमें हमारा कंट्रीब्यूशन भी जरूरी है और इसके लिए पेंगुइन पॉपुलेशन को कंजर्व करने में हमें भी मदद करनी होगी। उसके बारे में अवेयरनेस स्प्रेड करनी होगी। इसके लिए हर साल 25 अप्रैल को वर्ल्ड पेंगुइन डे मनाया जाता है, ताकि इस ब्यूटीफुल और प्लेफुल बर्ड के बारे में ज्यादा से ज्यादा लोगों को अवेयर किया जा सके, इसे प्रोटेक्ट किया जा सके और गुम होने से बचाया जा सके। तो बताइए, इस दोस्त की मदद के लिए आप भी अपना हाथ आगे बढ़ाएंगे ना? हमें पूरी उम्मीद है कि आप मदद जरूर करेंगे और अच्छे कंटेंट की जो उम्मीद आप हमसे हमेशा करते हैं, हम भी उसे लगातार पूरा करते रहेंगे। तो आप बस हमसे यूं ही जुड़े रहिए और अपना सपोर्ट बनाए रखिए infinitystream.tv पर। और यहाँ पर जो और भी अमेजिंग डॉक्यूमेंट्रीज का खजाना है, जब भी समय मिले उसे लगातार एक्सप्लोर करते रहिए। मिलेंगे जल्दी ही, तब तक के लिए धन्यवाद।